यह जानकारी प्राप्त करते हैं किनके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसी तरह से आप देखोगे अबुल फजल, आगे आप देखोगे अकबरनामा किताब लिखे। अब वो एक साहित्यिक स्रोत है और उस किताब से जानकारी हमें मिलती है किनके बारे में? अकबर के समय में जानकारी जो है कौन दिए थे? सर चार्ल्स, ये देखोगे चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में जानकारी दिए थे। अब आप लोग देखिएगा तो 1856 ईस्वी में देखोगे क्रांत सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष सिंधु घाटी की एक नवीन सभ्यता की खोज की क्या की थी? घोषणा की थी। और क्या कि जुर्मा राजधानी किनको बोला गया है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बोला गया है? जुर्मा राजधानी। अब यहां से हड़प्पा सभ्यता, आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता नगरीय एवं हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी स्टूडेंट की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो रही होगी। आज आप सभी स्टूडेंट के बीच हम आए हैं आप लोगों का जो है हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां, और आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में हम लिख दिए हैं क्या? हड़प्पा सभ्यता। इस चैप्टर में आप सभी स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां। क्यों नाम रखा गया इस चैप्टर का नाम ईंटें मनके तथा अस्थियां? अब बाकी सभ्यता को इसमें जो आप पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इन सभी चीज़ों को हम लोग एकदम डिटेल्स में देखने वाले हैं। और इस एक वीडियो के अंतर्गत ही आप लोग आज इस पूरा चैप्टर को देख लीजिएगा। जितना कम समय में प्रयास होगा उतना कम समय में हम इस वीडियो को बताने का कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। और एक देख रहे हैं ये आपके लिए वन शॉट सीरीज होने वाली है। तो शुरुआत करेंगे और इधर उधर की बातें नहीं करते हुए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बातें होगी, इस चैप्टर से जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो भी बातें होगी वो सभी मैं आपको इस क्लास में आज बताने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आपको लेके चलता हूं जो आज के चैप्टर में आप पढ़ने वाले उस मंजिल की तरफ। तो शुरुआत करते हैं। देखोगे आज आप लोगों का जो ये अध्याय 1 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईंटें मनके तथा अस्थियां, और जिसको यहाँ आप देख रहे होंगे हड़प्पा सभ्यता। यदि देखा जाए आप लोग जो पढ़ रहे हैं भारत का जो इतिहास का यदि देखा जाए अध्ययन हम लोग करते हैं तो ये कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से ही। भारत का इतिहास देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा की सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। कहने का मतलब आप लोग देखोगे जो आप अपने हिस्ट्री बुक में जो पढ़ने वाले क्लास 12th में जो पढ़ने वाले हो, इसमें आपका 3 किताब है, जिसमें आपका जो ये पहला बुक है, ठीक है, भाग 1 में आप लोग पढ़ रहे हो इस पहला चैप्टर को। और भारत का जो इतिहास है, हम लोगों का देश का जो इतिहास है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होती है, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं इस चैप्टर का नाम जो है आप लोगों को मिलेगा ईंटें मनके तथा अस्थियां। क्यों रखा गया है नाम? तो हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोग को पता है, ध्यान रखिएगा कि आप जो इतिहास देखिए, ध्यान रखिएगा, इतिहास जो आप जानते हो किसी भी देश का, कोई राजा महाराजा का, ठीक है, तो किस आधार पे जानते हो? कैसे आप पता कर पाते हो कि ये राजा पहले यहाँ थे, राजा का शासन था, और उस राजा की ढेर सारे कहानियों को आप जानते हो। एग्जाम्पल के लिए आप अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार ही देखोगे, रामायण महाभारत की बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हो, देख रहे हो, भगवान राम को, कृष्ण को, और भी देखोगे देवी देवताओं की हम लोग पूजा भी करते हैं। और हम अपने धर्म ग्रंथ के देखोगे, धर्म ग्रंथ से ही हम उनके बारे में जान भी रहे हैं। यदि हम बात करें यहाँ पे आप लोग जो आज पढ़ने वाले हो हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को व्यक्ति कैसे जान रहा है, इसके इतिहास का प्रमाण किस तरह से मिला, इन पे हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इतिहास जानने का अलग अलग स्रोत है, और हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास जानते हैं, इसके लिए जो है पुरातात्विक स्रोत हेल्प करता है हमें। पुरातात्विक स्रोत, हड़प्पा सभ्यता का इतिहास जो जानते हैं हम लोग, इस इतिहास को जानने के लिए कौन सा स्रोत हम लोग यूज करते हैं? देखोगे पुरातात्विक स्रोत। आप कहोगे कि पुरातात्विक स्रोत क्या है, तो इसको आप समझिएगा, पुरातात्विक स्रोत। फिर आगे हम आपको बताएंगे पुरातत्व या पुरातत्व बताएंगे, पुरातत्व, ठीक है। उसके बाद पुरातत्व वस्तुएं, इन सभी चीजों के बारे में आप लोग आगे अभी देखोगे। तो अब जो समझिएगा पुरातात्विक स्रोत क्या है, इसको समझिएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात करें आप, जैसे यहाँ पे इमेज में एक यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा होगा, हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की जो जानकारी मिलती है उसमें पुरातात्विक स्रोत, यहाँ पे देखोगे ईंट से बने बहुत सारे भवन मिले हैं,
और ये जमीन के अंदर खुदाई करके इन चीजों को क्या किया गया है, सामने लाया गया है। आप सुनते होंगे कहीं कहीं जमीन के अंदर जो है मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। हो सकता है सोना का मूर्ति मिल जाए, कहीं चांदी का मूर्ति मिल जाए, कहीं तांबा का मूर्ति मिल जाए। ये परमाणु देखोगे जमीन के अंदर दबे हुए रहते हैं और उसको देखो खुदाई करने के बाद सामने लाया जाता है। कहीं कहीं आप देखते होंगे जैसे डायनासोर के बारे में ही व्यक्ति जाना, तो डायनासोर का अस्थि पंजर कहाँ मिला? जमीन के अंदर मिला। खुदाई करने के बाद वो परमाणु हमारे सामने आए। उसी तरह से यदि देखोगे आप, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता में जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त हुआ है। यहाँ पे जैसे कि ईंट की हम बात करें, जैसे ईंट का जो इतना सारा जो बड़ा एरिया मिला, ये मिला। उसके बाद देखोगे मनके देखोगे, जो वहाँ के लोग आभूषण के भी शौकीन थे, माला पहनते थे, ध्यान रखिएगा, चमकीले पत्थरों का, हाथी दांत का। तो ये सब देखोगे मनके बनाए जाते थे। आभूषण में जो गोल गोल मोती होते तो उसको मनके बोला गया। बाकी अस्थियां, जैसे मोहनजोदड़ो की बात करोगे, वहां से ढेर सारे मानव कंकाल मिले हैं, मानव के अस्थियां मिली हैं, हड्डी मिली है। और मोहनजोदड़ो को देखोगे शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो अब इन सभी चीजों का प्रमाण मिला यहाँ पे। क्या क्या चीजें से ईंट, मनके तथा अस्थियां, ये सब परमाणु मिला। और ये सब परमाणु को हम लोग किस स्रोत के अंतर्गत रखते हैं? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जमीन के अंदर मौजूद जो भी वस्तुएं हैं, खुदाई करके जिनको देखोगे हम प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। और भी ढेर सारी चीजें देखोगे अलग अलग जगह से हमें प्राप्त हुई है। आगे हम बताएंगे आपको कहाँ से क्या क्या चीज मिला। जैसे कहीं से देखोगे कांस्य की मूर्ति मिला, किसी जगह से ध्यान रखिएगा हाथी का कपाल का अवशेष मिला, ठीक है। उसके बाद देखो कई सारे बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कहाँ कौन सा चीज हड़प्पा सभ्यता में दिखने को मिला, सिंधु घाटी सभ्यता में दिखने को मिला। अब आप कहोगे यहाँ पे कि सर इस चैप्टर में हम लोग जो देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता ध्यान रखिएगा और सिंधु घाटी सभ्यता जब भी बोला जाए दोनों का सेंस एक ही होता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया इस सभ्यता को? क्योंकि याद रखिएगा जब यहाँ पे खुदाई किया गया था तो सबसे पहला स्थल जो खोजा गया वह स्थल ही खोजा गया हड़प्पा। इसीलिए इस सभ्यता का नाम रख दिया गया इतिहासकार के द्वारा क्या? हड़प्पा सभ्यता। ये चीजें क्लियर। अब बाकी देखोगे इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि यह सभ्यता जो विकसित हुई थी वह सिंधु नदी के ये आसपास वाले एरिया में इस सभ्यता का अधिक विस्तार पाया गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोग क्लास 11 में भी कुछ सभ्यता के बारे में पढ़े होंगे, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। और दुनिया के आप देखोगे अलग अलग सभ्यता का आप देखोगे तो यह सभ्यता आप गौर करोगे ना तो किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुआ। उसका रीजन है कि मानव देखोगे सबसे पहले जो रहना बसना शुरू किया ना वह कहीं न कहीं किसी न किसी नदी के किनारे ही। पहले आप सभी को पता है कि पहले के जो मानव थे जो कि जंगली जीवन व्यतीत कर रहे थे, जंगलों में रह करके, तो वह क्या करते थे? आखेट करते थे, शिकार उकार करते थे। अब बाकी देखोगे कंदमूल फल फूल तोड़ के ये इस तरह से वो भोजन करते थे। धीरे धीरे आदमी में देखोगे उनका बौद्धिक विकास हुआ तो वो अस्थायी जीवन जीना शुरू किया। कब? जब वो खेती बाड़ी करने सीख गया तब। तो खेती बाड़ी करने के लिए उन्होंने जो जमीन का जो हिस्सा चुना नदी के आसपास वाला एरिया, फिर नदी के आसपास वाला एरिया में जाकर के वो लोग देखोगे रहने लगे। तो खेत का रखवाली करने के लिए देखोगे मतलब खेतों का वो लोग रखवाली करते थे तो अपने अपने खेत में घर बना लिए। धीरे धीरे नदी के किनारे वही घर देखोगे गांव का एक रूप ले लिया, फिर धीरे धीरे वहां पे बड़ा होता चला गया वो एरिया। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग जो है किसके इतिहास के बारे में? हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इसका स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। अब बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, इतिहास जानने के और भी स्रोत है। जैसे इस यहाँ पे जो हम बात करेंगे याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता से कोई ऐसा कोई किताब नहीं मिला है कि जिसको व्यक्ति पढ़ के इस सभ्यता के बारे में बता देगा, ठीक है। जैसे आगे हम आपको बताएंगे यहाँ की जो लिपि थी हड़प्पा सभ्यता में, जो लिपि प्रचलन में था वह लिपि भाव चित्रात्मक था, भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। वहां पे लोग देखोगे मतलब चित्र के माध्यम से चीजों को दर्शाया दिखाया है। वह लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। अब बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं साहित्यिक स्रोत से भी। पुरातात्विक स्रोत आप समझ ही गए, खुदाई करके जो चीजों को प्राप्त किया गया है। साहित्यिक स्रोत, हाँ, यह भी इतिहास जानने का देखो अलग प्रमाण है। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में क्या होता है? साहित्यिक स्रोत में ध्यान रखिएगा
कुछ पुस्तकें जो अलग अलग व्यक्तियों, विद्वान व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, जिस पुस्तक से भी हम अनेक राजा महाराजा के बारे में जानते हैं, आगे आपको हम बताएंगे। जैसे कि देखो, इस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया गया है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, चाणक्य द्वारा लिखा गया। अब उस पुस्तक से हम लोग यह जानकारी प्राप्त करते हैं किनके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसी तरह से आप देखोगे अबुल फजल, आगे आप देखोगे अकबरनामा किताब लिखे। अब वो एक साहित्यिक स्रोत है और उस किताब से जानकारी हमें मिलती है किनके बारे में? अकबर के शासन काल के बारे में। और कुछ आगे आपको बताएंगे यात्रियों का विवरण। यात्रियों के विवरण से भी देखोगे हमें बहुत सारे राजा महाराजा के बारे में पता चलता है। लेकिन आप यदि बात करोगे किस सभ्यता के बारे में? हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो इस सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है कौन से स्रोत से? पुरातात्विक स्रोत से ही मिलती है। यानी ना तो इसका कोई साहित्यिक स्रोत है और ना ही यात्रियों का विवरण है। तो ये चीजें आप लोगों का क्लियर। तो अब आप लोग आगे चलिए और आगे देखिएगा यहाँ पे। और यह सभ्यता जो इस दुनिया में विकसित हुई थी वह 5000 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी और यह एक नगरीय सभ्यता थी। और सबसे बड़ी विशेषता आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। तो याद रखिएगा यह एक कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। अब आपको हम आगे लेके चलते हैं। देखें यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से अधिक उन्नत थी। और यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आपको हम आगे बताएंगे, देखोगे काल निर्धारण पद्धति में। जैसे आप देख रहे होंगे यह सभ्यता कितना? 2500 ईस्वी पूर्व। अब भी आप लोग देखो ईस्वी पूर्व, इस चीज को थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। ईस्वी पूर्व और अब भी आप लोग देखते होंगे अभी ईस्वी पूर्व नहीं लगता ईस्वी में। जैसे अभी हम लोग 2025 में है, ये देखोगे 2500 ईस्वी पूर्व। जैसे अभी आप लोग किस में है? 2025 में। तो आप ये सिर्फ देखते होंगे 2025 ईस्वी देखते होंगे, 2025 ईस्वी पूर्व नहीं देखते होंगे। तो आपको सर ईस्वी पूर्व कब तक प्रचलन में? देखो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी तारीख को गिना जाता था, ठीक है, तो उनको उस मतलब ईस्वी सन को जो गिना गया है, इतिहासकार इसको देखो बोला है 2500 ईस्वी पूर्व। लेकिन उसी तरह से ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो हम सालों को गिनते हैं, मतलब साल वर्ष को जो गिन रहे हैं, वो किस में देखोगे? ईस्वी में गिन रहे हैं। ईस्वी पूर्व गायब, मतलब यहाँ पे ईस्वी पूर्व में पूर्व गायब, सिर्फ ईस्वी चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखिएगा, ईसा मसीह के जन्म से ही शुरुआत होता है 1 ईस्वी का। 1 ईस्वी, फिर इसके आगे 2 ईस्वी, इसके आगे 3 ईस्वी। और इससे पहले जो भी साल को गिना गया, जो भी वर्ष को गिना गया, उसमें क्या लगा है? ईस्वी पूर्व लगा है। ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब आपको हम आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पे पुरातत्व के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ये आपके एग्जाम में यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं कि पुरातत्व क्या है, पुरातत्व किसे कहते हैं। तो अब आप लोग देखिएगा पुरातत्व के बारे में। तो और अभी आपको हम तुरंत बताए थे कि इतिहास मतलब हड़प्पा सभ्यता के जानकारी जो हमें मिलती है, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? पुरातात्विक सोर्स का ही है। तो इसके बारे में देखिए, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से देखोगे पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों, सामग्री मतलब सामान या वस्तु की खुदाई करके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अतीत के लोगों का मतलब क्या? जो प्राचीन समय, जो पुराने समय में जो इस पृथ्वी पे थे, उनका जीवन किस तरह से चल रहा था, उन सभी चीजों की जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत है। और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान किस पर आधारित है? और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व पर ही क्या है? आधारित है। अब आगे देखिएगा, विभिन्न स्थानों पर उत्खनन करके पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान को क्या बोला जाता है? पुरातत्ववेता बोला जाता है या पुराविद बोला जाता है। याद रखिएगा कि पुरातत्ववेता या पुराविद किसको बोलते हैं? तो विभिन्न स्थानों पर उत्खनन करके पुरातात्विक सामग्री का खोज करने वाले विद्वान क्या कहलाते हैं? पुरातत्ववेता या पुराविद कहलाते हैं। इसको आप समझ गए होंगे।
कि पुरातत्व क्या है, या पुराविद या पुरातत्व वेता किसे कहते हैं, यहां से आपका क्लियर। तो अब आप लोग आगे देखिएगा, पुरातात्विक उत्खनन। यहां से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन चीजों को हम घेरते भी चले जाएंगे और हाईलाइटेड भी, आप ध्यान से देखिएगा इन चीजों को आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और इस बार मैं आपको बता दूं, इस बार जो है बिहार बोर्ड में खास करके हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा गया है वह थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया, तो इसीलिए आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कितना भी घुमा फिरा के क्यों ना पूछ ले क्वेश्चन को, मैं उतने बेहतर रूप से आपको बता दूंगा कि जहां आप सभी स्टूडेंट एकदम आराम से जाकर के जवाब दे के आओगे, आपका कुछ भी यहां से छूटने वाला नहीं है। देखिए 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना की। क्वेश्चन बनता है कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया, उत्तर में याद रखिएगा विलियम जोन्स ने। कब, 15 जनवरी 1784 और कहां, तो कलकत्ता में, ठीक है। यहां से आपका देखोगे एक ही लाइन से 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आप लोग आगे देखिएगा यहाँ पे, यहीं से भारत का इतिहास जानने हेतु पुरातात्विक अन्वेषण का आरंभ हुआ था। 1800, अब देखिए आगे, 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। कनिंघम महोदय को इसका डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। इसका डायरेक्टर किनको, अलेक्जेंडर ए कनिंघम, जिसको हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम बोलते हैं, याद रखिएगा। 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1861 ईस्वी में। और इसका जो है डायरेक्टर जनरल किन्हें बनाया गया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है ए कनिंघम। 1872 ईस्वी में सारे भारत में पुरातत्व विषय खोज कराने का निश्चय किया गया एवं कनिंघम महोदय को ही देखोगे इस परियोजना का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। अब आगे देखिएगा 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने और इन्हीं के समय राय बहादुर साहनी ने उत्खनन के द्वारा हड़प्पा स्थल की क्या किए थे, खोज किए थे। यहां प्राप्त मोहरों के आधार पर ही देखोगे 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज देखोगे करके दुनिया के सामने रखा था। अब आगे देखिएगा यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, इसकी शुरुआत किस तरह से हुई। अब थोड़ा सा इस पे हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी कैसे हुई थी और यहाँ पे किस सभ्यता को पहले खोजा गया। जैसे आप यहाँ चित्र में देखते होंगे, जैसे ये चित्र आपको दिख रहा होगा, तो यह चित्र देखोगे हड़प्पा सभ्यता का जो है विशाल स्नानागार का चित्र है। यहाँ पे कुछ बर्तन का इमेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति का सिर का इमेज दिख रहा होगा, ये इमेज, यहाँ पे कुछ हथियार का इमेज दिख रहा होगा, यहाँ कुछ मोहर और यहाँ नाले का इमेज दिख रहा होगा। तो ये सब चित्र आपको दिख रहा होगा भी, ठीक है। अब ये चीजें, अब जो हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, तो अब इसको आप लोग देखिएगा कि इसकी खोज की कहानी क्या रहा है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे 1826 ईस्वी में देखोगे सर्वप्रथम जो है हड़प्पा के टीले और ध्वंस अवशेष के विषय में जानकारी जो है कौन दिए थे, सर चार्ल्स, ये देखोगे चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में जानकारी दिए थे। अब आप लोग देखिएगा तो 1856 ईस्वी में देखोगे कराची और लाहौर तक रेल बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेज अधिकारी को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए थे इस जगह से, ठीक है। अब कहां पे ध्यान रखिएगा, लाहौर, यहां पे कराची और लाहौर के बीच में क्या बिछाया जाना था, रेल लाइन बिछाया जाना था। तो उस दौरान जो देखोगे भूमि को समतल करने के लिए खुदाई उदाई हुआ होगा, तो उस दौरान ईंट देखोगे ढेर सारे मिले और एक जैसा ईंट मिला था। अब बात करते हैं, ध्यान रखिएगा फिर आगे, लेकिन इन चीजों पे यहाँ गौर नहीं किया गया, मतलब खुदाई करके देखोगे रेल लाइन तो बिछाया ही गया था, उस दौरान इसको इतना सीरियस नहीं लिया गया था। लेकिन आपको हम आगे बताते हैं, यह कहानी यहाँ रुका नहीं, लोग को लेकिन लगा कि कुछ न कुछ तो यहाँ पे जरूर मौजूद है। और अभी आप देखिएगा, जैसे ये लाहौर और कराची की यदि बात कीजिएगा तो आप सभी को पता है कि यह कहाँ अभी पाकिस्तान में है, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक हिस्सा अभी पाकिस्तान के ही भाग में, मतलब उसी के हिस्से में चले गए हैं, ठीक है। भारत में देखोगे आपको राजस्थान में मिल जाएगा हड़प्पा सभ्यता का परिमाण, गुजरात में मिल जाएगा, ठीक है। इन सब जगहों पर जैसे हम बात करें हरियाणा में मिल जाएगा। यहाँ पे भारत में देखोगे
तो अभी न वर्तमान में देखोगे कि यह सब मतलब उससे पहले भारत और पाकिस्तान जब एक थे तो भारत में भी तो ये हिस्सा था, लेकिन अब भी हड़प्पा सभ्यता का जो अधिक हिस्सा है वह पाकिस्तान वाले भाग में चले गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है, भारत में भी है कुछ जगहों पे हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण। अब आपको आगे बताते हैं, देखिए हड़प्पा सभ्यता खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अब देखिए यहां पे बताते हैं हम आपको, अब यहां देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता खोज कब 1921 में किया गया, किनके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन जाता है आपका, और कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने किया। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब किया? 1921 ईस्वी में। किनके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। ठीक, अब आपको हम आगे लेके चलते हैं और आगे एक आपको डाटा हम दिखाएंगे, जिस डाटा के अंतर्गत हम ये आपको बता देंगे कौन सा सभ्यता कब खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया और कहाँ पे ये सभ्यता भी है, वो सभी चीजें आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, अब आप आगे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हड़प्पा पुरातात्विक स्थल की खुदाई के कारण इसे क्या बोला जाता है? इसे हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। अब याद रखिएगा, अभी कुछ देर पहले हम चर्चा किए थे कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता का ही खोज किया गया था, जिसके इस जगह का ही खोज किया गया था, जिसके कारण इसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। प्रारंभ में देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता में जितनी स्थलों की खोज की गई थी वह सभी अधिकतर सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे पाया गया, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब आप लोग आगे देखिएगा, 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई पुरावस्तुएं प्राप्त हुई। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में किस नदी पर है? रावी नदी के तट पर स्थित है। यह किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए आपको हम आगे अब बताते हैं, देखिए यहां पे चलिए, हाँ तो हम क्या बता रहे थे आपको? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में, कहा? रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिएगा आप यहाँ पे 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन 1921 में भी आप देख लिए हड़प्पा सभ्यता खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने। अब आप यहाँ देखिएगा 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किस जगह खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में किस नदी के तट पर स्थित है? यह है सिंधु नदी के तट पर स्थित, इतना याद रखिएगा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित? सिंधु नदी के तट पर स्थित। खोज कौन किए थे? राखल दास बनर्जी ने। आगे देखिए, पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अब यहां से याद रखिएगा कि जुड़वा राजधानी किनको बोला गया है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बोला गया है? जुड़वा राजधानी। अब यहां से हड़प्पा सभ्यता, आगे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता नगरीय एवं कंसयुगीन सभ्यता थी। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है कि हड़प्पा सभ्यता को कैसा सभ्यता माना जाता है? यह एक नगरीय सभ्यता थी। रीजन हम आपको बताएंगे आगे कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता क्यों थी, कारण क्या था। ठीक है, यहाँ की नगर नियोजन प्रणाली, जल निकास प्रणाली, सड़क व्यवस्था, जब इन सभी चीजों को आप आगे विस्तार से देखिएगा तो आपको लगेगा कि यह कोई बड़े शहर जिस तरह से अभी डिजाइन किया गया ना, उस तरह से यह सभ्यता विकसित हुई थी। इसलिए तो इस सभ्यता को क्या बोला गया है?
और आगे आपको बताएंगे इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला गया, क्योंकि कांसा का जो बर्तन है यहाँ अधिक मिला है, खुदाई से कांसा का बर्तन अधिक प्राप्त हुई है, जिसके कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला गया है। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता यानी नील नदी की सभ्यता की क्या थी, समकालीन थी। यह क्या थी, इसके समकालीन सभ्यता थी। अब आप आगे देखिएगा तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, मतलब यह सभ्यता कहां से कितना दूर तक फैला हुआ था, कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, इसको आप लोग देखिएगा। और इस सभ्यता का जो है स्वरूप कैसा था। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है। आपको कैसे देखो यहाँ पे, जैसे आप यहाँ से देखिएगा ये एरिया गया है, इधर यहाँ से होते हुए आलमगीरपुर से होते हुए दायमाबाद से होते हुए देखोगे सुतकागेन रोड, इस तरह से एक रचना बन जाता है। तो ऐसा माना गया है कि यह क्षेत्र, यह जो हड़प्पा सभ्यता किस तरह के क्षेत्र में फैला हुआ था, त्रिभुजाकार क्षेत्र में, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर बताया गया, यानी कि 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। रंगनाथ राव के अनुसार देखोगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर था, 1100 किलोमीटर तक था। आगे आप लोग देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का काल, मतलब इसका समय जो माना गया है कितना, कार्बन 14 विधि के द्वारा देखोगे इसका समय काल माना गया है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। आपको कि सर ये तो घटता चला जा रहा है, ठीक है, गौर से देखोगे तो यहाँ हम आपको बताए थे ना कि ईस्वी पूर्व में ईस्वी सन आपको लगेगा कि घटता चला जा रहा है, जबकि ईस्वी में ईस्वी सन की यदि बात करूँ तो बढ़ता चला जाता है। जैसे अभी आप 2025 में तो 2026 हो जाएगा, 2027 हो जाएगा। तो यहाँ क्यों बोले थे, क्योंकि हम आपको बताए थे कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी साल को गिना जाता है ना, उसमें ईस्वी पूर्व ही देखोगे लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। लेकिन अब भी आप देखोगे, अभी कुछ देर पहले अभी आपको हम बताए थे, जबकि 2025 में हम लोग हैं तो इसमें ईस्वी पूर्व नहीं होगा, ठीक है, ईस्वी पूर्व हट गया होगा। मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले ईस्वी पूर्व। अब देखोगे, और इसी को सभी वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं, क्योंकि कार्बन 14 विधि के बारे में हम आपको बताएंगे यह विधि क्या है। और इसको देखोगे प्रमाणित करता है इतिहासकार भी कि यही सर्वमान्य काल था। कहाँ का, यही सर्वमान्य काल भी माना जाता है सभी इतिहासकार के द्वारा। और अलग अलग इतिहासकार अपना अपना अलग अलग मत भी दिए। जैसे सर जॉन मार्शल ने बोला है कि 3250 ईस्वी पूर्व से इसका कब तक 2750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अब आ जाइए सर्वमान्य कालखंड में। जैसे आरंभिक हड़प्पा काल माना जाता है 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व। पूर्ण विकसित हड़प्पा काल माना जाता है 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। और उत्तर हड़प्पा काल माना जाता है कब से कब तक, 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अब आप लोग आगे देखिएगा तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल, जैसे ए कनिंघम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के इनको क्या माना जाता है, प्रथम डायरेक्टर जनरल इनको माना जाता है। किनको, ए कनिंघम को। जॉन मार्शल देखोगे 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष सिंधु घाटी की एक नवीन सभ्यता की खोज की क्या की थी, घोषणा की थी। और RIEM व्हीलर 1944 में देखोगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्या बने थे, डायरेक्टर जनरल बने थे। अब आप लोग आगे आइएगा, हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं, हाँ यहाँ कार्बन 14 है। अब देखो कुछ हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं मतलब हड़प्पा का कुछ जो फेमस नगर है जहां से कुछ देखोगे वस्तु प्राप्त हुई है। अब यहाँ से हम आपको बताते हैं, देखिएगा जैसे मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। सबसे पहले आपके एग्जाम में जहां क्वेश्चन बनता है उस पॉइंट को मैं हाईलाइटेड करूंगा, जो आप ध्यान से देखिएगा। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधी भाषा का एक शब्द है। किस भाषा का, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। अब आगे देखिएगा,
मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ा उपजाऊ थी, इसे सिंध का बाग भी कहा जाता था। इसे क्या बोला जाता था? सिंध का बाग। जहां से विशाल स्नानागार, यहां से क्या मिला है? विशाल स्नानागार, पुजारी का सिर, मोम के सांचे, कांस्य की नर्तकी, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। जैसे ये पूछा गया है कई बार कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला, इसका प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो में। पुजारी का सिर तो नहीं पूछा है, लेकिन यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। कांस्य की नर्तकी, सूती कपड़े, हाथी का कपाल, मेसोपोटामिया की मोहर। अभी देखो यहां से यहाँ लिखा है मेसोपोटामिया की मोहर, तो इससे सीधा पता चलता है कि सिंधु घाटी वासी का जो व्यापार है दूसरे देश से भी होता होगा। यहाँ पे मेसोपोटामिया वाले से भी मोहर उनका मिला, तो इससे सीधे पता चल रहा है कि विदेशी व्यापार भी यहाँ के लोग जरूर करते होंगे। हाथी का दांत की तराजू, पशुपति की मुद्रा, पशुपति माने कौन? भगवान शिव की पूजा भी यहाँ के लोग करते होंगे, इससे ये पता चलता है। और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति से यह पता चलता है कि लोग नाच गाना का भी क्या होगा? शौकीन होगा। अब आप आगे देखिएगा, हड़प्पा से फिर क्या मिला? यहाँ से स्त्रियों की लघु मृण्मय मूर्तियां मिली। स्त्री की मूर्ति मिली जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है, इससे यह पता चलता है इस मूर्ति से एक मूर्ति मिला है जिसके गर्भ से क्या निकलता हुआ पर दिखाया जा रहा है? पौधा। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ के लोग जो है पृथ्वी यानी धरती को अपने माँ समान, उनको देवी समान मान के क्या करते होंगे? पूजा करते होंगे। आगे आप देखिएगा, RH-37 कब्रिस्तान यहाँ मिला, लकड़ी का हल मिला है, संग का बैल मिला है, तांबे की मुहर, जौ, गेहूं। अब यहाँ से आप गौर से देखिएगा तो जौ हो गया, गेहूं हो गया, भूसी व मटर और तिल की खेती का प्रमाण मिला है। कहने का मतलब यहाँ से जौ की प्राप्ति हुई, गेहूं की भूसी, मटर और तिल का प्रमाण मिला है। तो इससे यह भी पता चलता है कि यहाँ के लोग जो हैं गेहूं का, जौ का, मटर का, इस सब का क्या करते होंगे? खेती बाड़ी भी जरूर करते होंगे। आगे देखिए, चन्हूदरों से क्या मिला है? यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है, अलंकृत हाथी, स्वान, पीतल की बत्तख, लिपस्टिक, तराजू एवं बैलगाड़ी आदि मिले हैं। ये जो बात करें लिपस्टिक की बात, देखो श्रृंगार प्रसाधन में मतलब क्या कि वहां की महिला देखोगे सजने संवरने के लिए इस तरह के श्रृंगार प्रसाधन का उपयोग करता होगा। 5000 साल पहले यह देखो सभ्यता विकसित थी और यहाँ की महिला क्या लगाती थी? देखिए लिपस्टिक भी लगाती थी। लोथल पे आ जाइए आप, यहाँ से फारस की मोहर मिला है, धान और बाजरे की खेती के प्रमाण मिले हैं, आटा पीसने वाली चक्की, 3 युगल सावधान, गोदी यानी गोदी माने होता है बंदरगाह के प्रमाण भी मिले हैं। बंदरगाह मतलब यहाँ से देखोगे ढेर सारे जलयान से देखोगे वस्तुओं को दूसरे देश में भेजा जाता होगा। बंदरगाह तो हम उसी क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पर देखोगे ढेर सारे जलयान यानी पानी वाले बड़े बड़े जहाज आके रुकते हैं उस एरिया को। ज्योग्राफी में भी हम इन चीज़ों को क्लियर कर देंगे। आगे आप लोग देखिएगा, अब कालीबंगान, यहाँ से अग्निकुंड मिला है, बेलनाकार मोहर मिला है, अलंकृत फर्श मिला है, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य एवं भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। बनावली से यहाँ से देखोगे तो चक्राकार अंगूठी, नाक और कान की बालियां, महिला लोग जो आभूषण पहनती होगी नाक और कान में, मछली पकड़ने का कांटा एवं मिट्टी के बने खिलौने आदि यहाँ मिले हैं। रोपड़ देखोगे यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ते को भी देखोगे, मालिक के साथ यहाँ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिले हैं, तांबे के कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मतलब हम आपको क्या बोले थे कि यहाँ के लोग तांबा जो है ना, तांबा और कांसा का अत्यधिक उपयोग किए थे। एक धातु था जिनसे यहाँ के लोग परिचित नहीं है, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहा से परिचित नहीं थे। किससे? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित यहाँ के लोग नहीं थे। अब आगे देखिएगा, आलमगीरपुर, मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी यहाँ मिलते हैं। सुतका गेंडोर जो है बेबीलोन के साथ व्यापारिक संबंध, अस्थि राख से भरा बर्तन भी यहाँ मिला है। राखी गढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता का विशालतम उत्खनन स्थल, और हड़प्पा लिपि युक्त यहाँ क्या मिली है? मुद्रा मिली है। अब आप लोग इसको समझिएगा और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कार्बन 14 विधि क्या है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हम आपको एकदम आसान तरीके से बताएंगे कार्बन 14 विधि है क्या। देखिए यहाँ पे तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। आपको सर तिथि निर्धारण, यही तारीख
कि कौन चीज़ दुनिया में कब एग्जिस्ट कर रही थी, कितना साल ये चीज़ पुराना है। और पता कैसे करते हैं अब आगे आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कार्बन 14 विधि क्या है, तो आपको याद रखना है कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को क्या बोला जाता है, कार्बन 14 विधि कहा जाता है। और इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात मतलब फेमस रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। और इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 देखोगे। इस विधि में यह अनुमान लगाया जाता है कि जब तक कोई प्राणी, चाहे वह मानव हो या कोई जीव जंतु, जैसे हो सकते हैं कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, जो भी ले लो, इन सभी जीव में ये दोनों मात्रा कार्बन का, कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है यह समान मात्रा में पाया जाता है। और मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो उनके शरीर में स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 का जो निरंतर है क्षय होने लगता है, मतलब निरंतर उसके बॉडी से कार्बन 14 घटने लगता है। अब कहोगे सर मरने के बाद ही रहता है स्थिर, फिर कार्बन 14 फिर खत्म होने लगता है, ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, जब तक कोई प्राणी जीवित है तभी तक देखोगे वो वातावरण से क्या करते हैं, कार्बन 14 की मात्रा अपने शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, जिसके कारण ये दोनों तब तक क्या रहते हैं, संतुलन में रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई प्राणी डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो फिर देखोगे वातावरण से वो कार्बन 14 अपने शरीर में लेना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये प्रोसेस क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो जो प्रोसेस रुक जाएगा तो वह चीज़ तो उनके शरीर में धीरे धीरे घटेगा। अब इस आधार पर वैज्ञानिक लोग देखो ये पता करते हैं कि जितने साल से उनके बॉडी में कार्बन 14 की मात्रा क्या होता जाता है, घटता चला जाता है, उस वस्तु को उतना पुराना माना जाता है। लेकिन एक शर्त है, याद रखिएगा, 5000 साल पुराना वस्तु को ही आप कार्बन डेटिंग विधि से पता कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले यदि कोई वस्तु इस दुनिया में थी, कोई अस्थिपंजर इस दुनिया में थी, तो उसका जानकारी इस विधि से नहीं, फिर उसके लिए कोई और वैज्ञानिक विधि लगाया जाता है, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो अब देखिएगा होता क्या, फिर आगे आपको बताते हैं। फिर देखोगे कार्बन का अर्ध आयु काल जो है 5568, फिर देखोगे 30 वर्ष इनको माना गया, अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार देखोगे तो वस्तु के काल की गणना की जाती है, और जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी, ध्यान रखिएगा, कम होती है, वह उतना ही क्या माना जाता है, वह चीज उतना ही पुराना माना जाता है। ये समझ गए होंगे। अब हम आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है। आगे की चीजों को यहां से देखिएगा, हम आपको बताए थे ना, कुछ डाटा देंगे जहां से आप एकदम आराम से चीजों को समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे हड़प्पा सभ्यता कुछ स्थल है और उसका खोज का वर्ष। जैसे यहाँ पे हड़प्पा कहाँ स्थित है, पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। कब खोजा गया, 1921 ईस्वी में। ये जो अलग अलग पॉइंट को हम हाईलाइट मतलब घेर दिए हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, सब में ईस्वी सन आपको याद नहीं रखना है, दो में ही। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो खोजा गया, सिंध पाकिस्तान में। नदी याद रखिएगा सिंधु है, जिला लड़काना है, और इसके खोजकर्ता है राखल दास बनर्जी। अब कोई सर इसमें क्या क्या याद रखना। अब 3 नंबर से आप आइए, इसमें कुछ नहीं याद रखना है, ना खोजकर्ता ना खोजा गया, क्योंकि अभी तक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो बनता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, याद रखिएगा राजस्थान में। रोपर कहाँ स्थित है, पंजाब में, ये आपको याद रखना है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात। और लोथल के बारे में कई बार आया है कि यह किस नदी के किनारे पूछा, किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। बनावली कहाँ है, तो याद रखना आपको हरियाणा, बस इतना। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। अभी जो बताए जो चीज हम आपको, तो इन चीजों पे आप एक शॉर्ट नोट से एकदम आराम से लिख सकते हैं, एकदम आराम से बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। समझ गए यहां तक। अब आप आगे देखिएगा, ठीक है। तो जो जो चीज हम आपको बताई इस डाटा से, बस उतना आप याद रखिए। इतना सारा चीज नहीं याद करना है जो इस डाटा में हम दिए, क्योंकि यहाँ पे 10 हम लिए हैं और 10 के 10 आपको नहीं याद करना, फिर तो आपके दिमाग से बाहर हो जाएगा ना चीज। जो आपको एग्जाम में आना है उसको आपको अच्छी तरह से देख लेना है। अब आप आगे देखिएगा यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। अब आप लोग यहाँ देखने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, तो इसको समझना है आप लोगों को अब, ठीक है। देखिए यहाँ पे नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता देखो, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ के नगर देखा जाए तो सुनियोजित ढंग से बने हैं, जिसकी सड़कें समकोण प्रकार की है, और नगर 2 भागों में विभक्त था। नगर का एक हिस्सा उठा हुआ था जिसे दुर्ग कहते हैं, जहां शासक रहा करते थे, जबकि निचला हिस्सा किसके लिए, आम जनता के लिए प्रयोग किया जाता था।
तो चलिए एक बार फिर हम इसको बताएंगे आप लोगों को। ओहो, ये क्या हो गया भाई। हम क्या बता रहे थे आपको, यहाँ के नगर योजना। देखो यहाँ पे क्या था, अभी आपको बता रहे थे कि यहाँ के नगर जो है वह सुनियोजित ढंग से बने हैं, जिसकी सड़कें समकोण पर काटती है। आगे आपको बताएंगे, देखोगे सड़कें जिसको ग्रिड पद्धति, जैसे याद रखिएगा समकोण पर कैसे सड़क काटती थी एक दूसरे को। तो एक सड़क एग्जाम्पल के लिए इधर से गया, इधर से आया, और एक सड़क इधर से गया। ठीक है, तो आप गौर करोगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, एक सड़क जो है, जैसे ये सड़क संख्या 1 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे ये कि आपका सड़क संख्या 1 है, और ये आपका सड़क संख्या 2 है। ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और यहाँ पे आप देखिएगा समकोण पे ये एक दूसरे को क्या करती थी, काट देती थी। तो समकोण पे काटती थी, और नगर 2 भागों में विभक्त था। नगर क्या था, 2 हिस्सा में विभक्त था। एक चित्र के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। नगर का जो ऊपर का जो उठा हुआ हिस्सा था, जो ऊंचे वाले एरिया थे, तो यहां पर देखोगे क्या होते थे, उठा हुआ हिस्सा जिसे दुर्ग कहा जाता था, जहां शासक लोग रहा करते थे। जबकि निचला हिस्सा जो है यह किसके लिए उपयोग किया जाता था, जो वहां के आम नागरिक थे। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, किसान, मजदूर, शिल्पीकार, ये सब जो आम आदमी थे उसके लिए निचला हिस्सा उपयोग किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे ये जो चीजें यहाँ पे आप बताते हैं, जैसे आप इधर का एरिया को देखिए, ये हिस्सा उठा हुआ है, और इधर का एरिया था निचला ये हिस्सा, इधर निचला हिस्सा था। तो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा था, ये उठा हुआ हिस्सा, इधर का जो हिस्सा था उठा हुआ, तो इधर शासक लोग रहते थे या अमीर लोग रहते थे, जो सुखी संपन्न थे, अमीर वर्ग के लोग इधर वाले हिस्से में रहते थे। और जो निचला एरिया था, इधर देखोगे तो जो साधारण पब्लिक थे वो रहते थे। भवन निर्माण की यदि बात किया जाए कि यहाँ के घर का निर्माण कैसा था, सिंधु सभ्यता के देखोगे तो प्रत्येक भवन में रसोई घर बना हुआ था, स्नानागार, आंगन तथा शौचालय की व्यवस्था थी। और सिंधु सभ्यता से प्राप्त ईंटें जो थे ये 4:2:1 में थे। मतलब यहाँ पर देखो ईंटा का जो लंबाई होगा, ईंट का लंबाई वो 4 होगा, इसका देखोगे चौड़ाई 2 होंगे और ऊंचाई 1 होंगे, अनुपात में थी। भवन 1 मंजिला और 2 मंजिला होते थे, और भवन जो है साधारणतः 1 महल का या 1 मंजिला या 2 मंजिला होती थी। सिंधु सभ्यता की जो खिड़की थी, मतलब यहाँ के भवन का जो खिड़की था वह सड़क की ओर नहीं खुलती थी। आपको सर सड़क की ओर क्यों नहीं खिड़की खुलती थी? अरे सड़क की ओर इसलिए नहीं खिड़की ये लोग खोल के रखते होंगे क्योंकि सड़क के तरफ का धूल उल घर में ना घुस जाए, इसीलिए ये लोग देखोगे सड़क के तरफ खिड़की नहीं बनाते थे। अब सड़क व्यवस्था यहाँ का कैसा था इसको देखिए। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी यह चौड़ी एवं समतल बनाया गया था, एकदम चौड़ा और समतल। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कितना चौड़ा आपको दिख रहा होगा, चौड़ा एवं समतल बनाती थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे नगर जो है यह कई खंडों में विभक्त हो गया था। नगर कई खंड में विभक्त होने का मतलब जैसे देखोगे यहाँ से एक सड़क आया और इधर से एक सड़क गया, जैसे एक सड़क इधर से आया, एक सड़क इधर से आया। अब ये कट करेंगे तो इधर वाला हिस्सा में एगो नगर बन जाएगा, फिर देखोगे ये इधर वाला हिस्सा में फिर उधर वाला, मतलब एक हिस्सा इधर बन जाएगा, एक हिस्सा इधर बन जाएगा, फिर एक हिस्सा देखो उधर से बन गया, एक हिस्सा इधर से बन गया। तो नगर जो है यह कई भागों में क्या हो गया था, विभक्त हो गया था, कट गया था। आगे देखिएगा, सड़कें मिट्टी की बनी थी और इनकी सफाई की समुचित व्यवस्था किया गया था। सड़क जो है वह मिट्टी का ही था, ठीक है। उस समय कंक्रीट सब का आविष्कार नहीं हुआ था कि वहां पे देखोगे पक्की सड़कें बन पाता। सड़क जो है देखोगे वह कच्ची ही थी और सफाई का जो है सड़क का समुचित व्यवस्था थी। गलियां खुली तथा चौड़ी थी। गली जो बनाया जाता था खुला और चौड़ा बनाया जाता था। कूड़ा इकट्ठा करने हेतु एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे अथवा कूड़ेदान रखे जाते थे। और समझिएगा यहाँ पे ये लोग कितने होशियार थे कि सड़क के बगल में कूड़ादान रखा जाता था, टोकरी रख दिया जाता था सड़क के किनारे, ताकि वहां पे जो भी दुकान उकान लगा रहा है, जो वस्तु बेचा जा रहा है और कचरा उचरा जब जमा हो जाएगा तो वो आप टोकरी में रख दो। या क्या कर दिया जाता था, सड़क के बगल में एक अंतराल पे, अंतराल का मतलब होता है कुछ दूर के गैप पे, जैसे 100 मीटर के गैप पे जो है जमीन में गड्ढा कर दिया जाता था। उस छोटा सा गड्ढा में आप कचरा दो और उसको फिर देखोगे पत्थर और शिला से ढक दिया जाता था। तो ये लोग देखोगे, जैसे अभी आप शहर में जाओगे तो आप देखते होंगे डस्टबिन सब रहता है, ठीक है, बगल में लगा हुआ कि आप जो भी कचरा है आपके दुकान का या आप खुद किसी चीज का यूज कर रहे हैं, अब उसका कोई वेस्ट चीज बचा हुआ है जिसका आप कचरा मतलब बेगना इधर उधर नहीं है आपको, कहाँ, वहाँ जो डस्टबिन रखा हुआ है वहाँ जाकर के आप आराम से रख सकते हैं। तो ये लोग सड़क के बगल में देखोगे कूड़ादान रख देते थे। आगे देखिएगा यहाँ के जल निकास प्रणाली, और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं
कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली के बारे में बताएं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आप, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता थी, यहाँ के प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुआं स्नानागार होते थे। भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। गली की नाली को मुख्य सड़कों के दोनों ओर बनी पक्की नाली से जोड़ा गया था। अब समझिएगा, लोगों के घर में, यहाँ सभी घर में कुआं, निजी कुआं था, स्नानागार था, रसोई घर था, शौचालय था, और यहाँ से जो पानी निकलते थे वो छोटा नाली से होते हुए, ध्यान रखिएगा, यह एक मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी जो है पक्की नालियों से जोड़ा जाता था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर अथवा शिलाओं से ढक दिया जाता था और नालियों की सफाई और कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में मेन होल भी बनाए गए थे। अब कहोगे मेन होल, जैसे देखिए यहाँ से एक नाला आ रहा है, एक नाला इधर से, बीच में ही गोल जैसा जो आप देख रहे हैं एरिया, ये मेन होल था। मेन होल मतलब आदमी इसमें घुस करके जैसे कचरा जमा हो जाता था तो सारे कचरा को बाहर कर लेता था ताकि पानी का आवागमन ना रुके, और नाली को ढकने के लिए ऊपर से जो है शिला या पत्थर का टुकड़ा रख दिया जाता था ताकि नाली में इधर उधर का कचरा हवा मुड़ के ना जमा, और दूसरी बात इससे गंध बाहर ना आए। तो इतना सेफ्टी देखो ये लोग अपनाते थे। नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किन्हीं अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलती है, और खास करके जल निकासी प्रणाली का इस तरह की बेहतरीन व्यवस्था इसके समकालीन, जो भी समकालीन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय थी उस समय, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, वहां भी इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है जिस तरह की व्यवस्था कहाँ देखने को मिल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसलिए देखोगे तो हमारे भारत का इतिहास इतना महान भी है। आगे आप लोग देखिएगा यहाँ से अब स्नानागार, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि मोहनजोदड़ो से जो मिले हुए स्नानागार है उसके बारे में लिखें, या स्नानागार के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। स्नानागार क्या था, आप ऐसे समझ सकते हैं एक प्रकार का स्विमिंग पूल, ठीक है, जहां लोग जाकर के एकदम स्विमिंग पूल में हो जाते होंगे कूल, ठीक है, नहा धो के। और हम बताएंगे इसमें ये स्विमिंग पूल में हड़प्पा वासी कब नहाते थे, ठीक है। इतिहासकारों का मानना है कि इसका उपयोग जो है धार्मिक ओकेजन पे किया जाता था। पानी देखो कहाँ से लाया जाता था, तो आसपास में कुआं था, इसके अगल बगल में कुआं से इसमें पानी भरा जाता था, फिर लोग देखो इसमें जाकर के आराम से नहाते थे। फिर उस गंदे पानी की निकासी के लिए देखोगे नाली का व्यवस्था किया गया था। नहाने के बाद यहाँ तक कि देखोगे वस्त्र बदलने के लिए बगल में कमरा था कि आराम से जाइए नहा करके कपड़ा चेंज कर लीजिए आप। दूसरा देखोगे इसमें उतरने के लिए सीढ़ी बना था, उत्तर और दक्षिण के हिस्सा से इसमें उतरने के लिए स्नानागार में सीढ़ी बना दिए थे ये लोग, नहीं डायरेक्ट कूद जाना है। जैसे अभी बोले ना कि स्विमिंग पूल में उतरने के लिए सीढ़ी रहता है, उसी तरह समझिए कि इसमें उतरने के लिए सीढ़ी बनाया गया था। अब देखिए मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार 39 फुट यानी 11.88 मीटर लंबा और 23 फुट यानी 7.01 मीटर चौड़ा एवं 8 फुट 2.44 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ है। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। स्नानागार के चारों ओर कमरे तथा बरामदे थे। जल के निकास की भी व्यवस्था थी एवं स्वच्छ पानी को देखोगे एक कुएं द्वारा स्नानागार में लाया जाता था, जो चीज अभी आपको हम बताए। तो इस तरह से देखोगे ये स्नानागार का डिजाइन किया गया था। अब देखिए अन्नागार, अन्नागार यानी अनाज रखने के लिए जो जगह था, जो भवन निर्मित किया गया था सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा, इसको बोला गया है अन्नागार। मोहनजोदड़ो में ही देखोगे 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। हड़प्पा के दुर्ग में भी देखोगे 12 धान्य कोठार खोजे गए हैं। हड़प्पा का जो दुर्ग वाला हिस्सा जो था, जो हम आपको बताए थे, जो ऊपर का जो हिस्सा था उसी को दुर्ग बोला गया था, जहां की शासक वर्ग लोग रहते थे। ये 2 कतारों में 6-6 की संख्या में है। यह धान्य कोठार, आपको कि सर धान्य कोठार क्या है? अरे धान्य कोठार का मतलब जहां अनाज रखा जाता था, ठीक है। धान्य कोठार ईंटों के चबूतरे पर है एवं प्रत्येक का आकार 15.2 मीटर यानी 6.09 मीटर है और अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी। अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार, हवा जाने की व्यवस्था तथा इनमें अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह उच्च कोटि की थी। उच्च कोटि का मतलब बहुत ही
बेहतर तरीके से इसको बनाया गया था। अब आप लोग देखिएगा यहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन किस तरह का था, तो इसके बारे में आप लोग अब देखिएगा यहाँ पे कि उत्खनन में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों की प्राप्ति से देखोगे कि यह संकेत मिलता है उनका परिवार मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक मतलब देखोगे स्त्री लोग का भी यहाँ बहुत अधिक बातें चलती थी, उनके बातों को रखा जाता था, माना जाता था, स्त्रियों का अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष से संकेत देते हैं कि ये लोग सिले हुए वस्त्र पहनते थे, मतलब वस्त्र को ये लोग सी के पहनते थे, सुई हुई मिला है जिससे यह पता चल रहा है। केश विन्यास प्रचलित थी, स्त्रियां जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लोग जो है लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ भी रखते थे। केश विन्यास प्रचलित का मतलब जो है महिलाओं सब जो है केस को अलग अलग तरह से बांधती होगी, महिला सब गोल जूड़ा बांधती होगी, लंबा चोटी बांधती होगी, मतलब अलग अलग डिजाइन में केसों को वो लोग बांधती होगी। आगे देखिए यहाँ पे इस सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे और विविध प्रकार के आभूषण कंठहार, कर्णफूल, हंसुली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, करधनी आदि यहाँ के लोग के द्वारा पहने जाते थे। यहाँ के लोग देखोगे कंठहार मतलब गला में पहनने वाले हार, कर्णफूल कान में लटकाने वाले, हंसुली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, करधनी ये सब पहनती थी। अब आगे देखिएगा श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पावासी शौकीन थे। शीशे, कंघे और तांबे के दर्पण, तांबा के दर्पण देखोगे यहाँ मिला हुआ है, ठीक है। तांबा के दर्पण मतलब आपको सर तांबा के दर्पण कैसा होता होगा, वो तांबा के बर्तन को अच्छी तरह से पॉलिश किया गया होगा जिसपे व्यक्ति अपना चेहरा देख सके, तांबे के दर्पण प्रयोग होता था। चन्हूदरों से लिपस्टिक के देखोगे अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। आगे देखा जाए इनके आभूषण बहुमूल्य पत्थर से, हाथी के दांत, हड्डी और शंख आदि के बनते थे। मिट्टी एवं धातुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का ये लोग प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी में बहुत सारे खिलौने मिले हैं, एक बैल रूपी एक हाथी भी मिला है। यहाँ प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि नृत्य भी मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा और गाने बजाने के भी ये लोग क्या थे, बड़ा ही शौकीन थे। गाने बजाने का भी ये लोग क्या था, बहुत ही शौकीन व्यक्ति था। अब देखिए यहाँ का आर्थिक जीवन किस तरह का था, मतलब लोगों का जीवन जो है और इनकम का सोर्स कैसा था, ये लोग किस तरह से अपने जीवन को चला रहे थे। आर्थिक जीवन देखिए यहाँ के लोगों का, कृषि देखोगे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के अर्थव्यवस्था का जो है क्या माना गया है, मूल आधार। खेतों की उर्वरता के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं थी। अनाज रखने के लिए भंडार गिरी थे। सर्वप्रथम यहीं के निवासी ने कपास की खेती आरंभ की थी। अब याद रखिएगा यहाँ का निवासी सबसे पहले किस चीज का खेती की शुरुआत किया था, याद रखिएगा कपास की खेती की शुरुआत किए थे। मेसोपोटामिया में यहीं से कपास जाता था। मेसोपोटामिया से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापार होता था और कपास यहीं से वहां क्या किया जाता था, भेजा जाता था, जिसे वे सिंधु के नाम से उच्चारित करते थे। और मेसोपोटामिया के लोग कपास को क्या बोलते थे, सिंधु। यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा है। यूनानी लोग जो है कपास को क्या बोला, सिंडन बोला। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। अब याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक क्या यूज करते थे, यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न खाने पीने में जो यूज होता था, गेहूं और जौ। लोथल एवं रंगपुर से ही बाजरा की खेती के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में मटर और तिल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि के उत्पादन के भी साक्ष्य मिलते हैं कि ये सब फल भी यहाँ उपजाए जाते होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे पशुपालन, ये लोग कौन कौन से जानवर पालते थे। कृषि के साथ साथ देखा जाए तो हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो है पशुपालन भी था। और इस तथ्य के भी पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, जैसे गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा एवं ऊंट इनके प्रमुख पालतू जानवर थे। एग्जाम्पल के लिए कुत्ता शिकार के काम आता था। इनके अलावा बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू और हंस आदि के भी चित्र देखोगे यहाँ प्राप्त मूर्ति, खिलौने एवं मोहरों पर मिलते हैं कि ये सब पशु पक्षी भी यहाँ के लोग क्या करते थे, पालते होंगे। अब देखोगे यहाँ का शिल्प और उद्योग कैसा था। कहाँ के हड़प्पा वासी लोगों के शिल्प और उद्योग किस प्रकार के थे, तो विविध प्रकार के देखोगे शिल्प और उद्योग धंधे के प्रति भी हड़प्पा संस्कृति का लोग का स्पष्ट रुझान था। खुदाई में चन्हूदर में कारखाना मिला, जहां पर हार में पिरोने वाले देखोगे
दाने का उत्पादन होता था। कुम्भकार लोग जो है मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चाक का प्रयोग करते थे। आप लोग अभी भी देखते होंगे जो कुम्हार कास्ट के लोग होते हैं वो चाक रखते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त हाथ से भी सामग्री बनाते थे। मोहनजोदड़ो में कुंभकारों के मोहल्ले का भी पता चलता है। स्वर्णकारों का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था। आभूषण के निर्माण में उन्होंने काफी निपुणता प्राप्त की थी। वे लोग देखोगे चांदी के आभूषण के साथ साथ बर्तन भी बनाते थे, जैसे शंख, सीप, घोंगा, हाथी दांत से उपकरणों का निर्माण करना वो जानते थे। तांबे तथा कांसे का प्रयोग मानव एवं पशु मूर्तियां बनाने में किया जाता था। और आगे देखिएगा कि खुदाई में तांबे कांसे के उपकरण बहुतायत प्राप्त हुए। बहुतायत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। इनमें घरेलू तथा कृषि संबंधी उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, कड़ाही, प्रसाधन सामग्री भी प्रमुखता से मिलती है। मतलब प्रमुख रूप से ये सभी चीजें यहाँ मिलती है। व्यापार तथा वाणिज्य, इसको देखिएगा, इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो ही व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। व्यापार प्रमुखतः जल मार्ग के द्वारा होता था, किंतु थल मार्ग से भी वो परिचित थे। अधिकतर जो दूसरे देश से जो व्यापार होता था वह जल मार्ग के द्वारा होता था, लेकिन थल मार्ग से भी वो परिचित थे। सिक्कों का प्रचलन न होने के कारण संभवतः वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। सिक्का का जो है प्रचलन नहीं होने के कारण देखोगे व्यापार जो होता था किससे, वस्तु विनिमय के ही माध्यम से होता था। शिल्प तथा उद्योग धंधे देखिए यहाँ का, अब जिसके बारे में भी आपको हम बता ही दिए थे पीछे, ठीक है, कि चाक का प्रयोग करते थे यहाँ के लोग। अब यहां से देखिएगा यहाँ के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन किस तरह का था। हड़प्पा संस्कृति में देखोगे मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर यहाँ पे नहीं मिला है, ना ही ऐसा कोई भवन मिला है जिसे कि मंदिर की संज्ञा दी जा सके। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त जो है मृण मूर्तियों को पुरातत्व वेता जो है यह मातृ देवी की मूर्ति माना। क्या माना है? मातृ देवी की मूर्तियां मानते हैं। इनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृ देवी की पूजा होती थी यहाँ पे। मतलब देखोगे यहाँ पे हम आपको बताए थे मातृ देवी मतलब धरती को देखोगे देवी समान माना गया है। मातृ देवी आज दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि नाम से भी देखोगे जानी जाती है। एक मूर्ति में देखोगे स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है जो संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। अतः संभव है देखोगे हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी क्या करते थे, पूजा करते थे। अब आगे इसी में देखिएगा यहाँ पे मैके महोदय को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा है और इसके 3 सिंह है और इसके बाईं ओर एक गेड़ा, एक भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी और व्याघ्र, इसके सम्मुख एक हिरण है। और इसकी तुलना किससे किए गए हैं? पशुपति यानी भगवान शिव से किया गया है। तो इससे यह भी पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी का भी पूजा करते थे और भगवान में किनकी पूजा? भगवान शिव का पूजा किया जाता होगा। कुंवर वाला बैल विशेष पूजनीय था। यहाँ पे देखोगे कालीबंगन और लोथल से ईंटों की बनी वेदी मिली है और इससे यह पता चलता है कि लोग अग्नि पूजा भी करते होंगे, मतलब अग्नि देवता का पूजा करते होंगे। मृतक संस्कार मतलब लोगों का जो है अंतिम संस्कार यहाँ पर देखोगे तो अलग अलग 3 विधि से किया जाता था। जैसे समझिएगा यहाँ पे पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह कर्म। पूर्ण समाधिकरण क्या था? व्यक्ति के जो है डेड बॉडी को दफना दिया जाता था, यानी उनके पूरे शरीर को धरती के अंदर गाड़ दिया जाता था। जिस तरह से अभी आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को क्या करते हैं? दफना देते हैं। आगे देखिएगा आंशिक समाधिकरण, इसमें क्या किया जाता था? व्यक्ति के डेड बॉडी को खुले जगह पे छोड़ दिया जाता था। उसको मतलब जो पशु पक्षी हैं वो नोच नोच के उसके बॉडी के कुछ अवशेष को खा लेते थे और फिर उसके हड्डी को गाड़ दिया जाता था। और यहाँ पे दाह कर्म क्या था? इसमें क्या होता है, जिसमें देखो हिंदू धर्म के लोग ये करते हैं, अपने जो भी लोग का अंतिम संस्कार करते हैं तो सबको जो है जला दिया जाता था और उनके जो भस्म बचते थे उसको धरती के अंदर गाड़ दिया जाता था। अब आपका अंतिम और लास्ट होने वाला ये टॉपिक होगा, ठीक है। इसके बाद है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ का किस तरह का था इसको देखिएगा। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक भाव चित्रात्मक
लिपि का आविष्कार किया था, मगर यह लिपि पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है और कई ऐसी मुद्रा मिली है जिन पर यह चित्र लिपि अंकित है। अब समझिएगा, यहाँ पे आपको बताते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि यहाँ की लिपि किस प्रकार की थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। धातु कर्म, सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल लोथल यानी काठियावाड़ से तांबे एवं कांसे की कुछ वस्तु मिली है। मोहनजोदड़ो से भी 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांसे के देखोगे एक नर्तकी यानी बाला की मूर्ति मिली है और इससे पता चलता है कि कच्ची धातु से शुद्ध तांबा निकालने की तकनीक से यहाँ के लोग प्रचलित थे, मतलब तकनीकी से परिचित थे। तब तो देखोगे तांबा का बर्तन बना लिए थे। आगे देखोगे तो वाहन यहाँ के लोग क्या यूज करते थे, मतलब आवागमन के लिए, परिवहन के लिए, तो बैलगाड़ी का खिलौना मिला है यहाँ देखोगे, जो इस बात से यह पता चलता है कि लोग देखोगे बैलगाड़ी का यूज करते होंगे। माप तौल की तकनीक, हड़प्पा सभ्यता के लोग देखोगे वस्तुओं की माप तौल की तकनीक से परिचित थे और सिंधु सभ्यता में करीब 150 बाट मिले हैं। आपको सर बाट क्या होता है, आप अपने घर में देखते होंगे, पहले जो घर में पुराना वाला तराजू होगा वहां पे देखिएगा 1 किलो 2 किलो का बट खड़ा होगा जिसको बाट बोला जाता है। अब तो देखोगे डिजिटल है, वो कंप्यूटर वाले तराजू हैं जो देखोगे आपके वजन को नाप लेता है। पहले आप देखोगे, हो सकता है आपके घर में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 150 वाट मिले हैं। सबसे बड़ा वाट जो है 1375 ग्राम का मिला है और सबसे छोटा 0.87। चिकित्सा ज्ञान, मतलब यहाँ के लोगों का देखो इलाज के भी बारे में कुछ ना कुछ चीजें पता था। जैसे देखोगे कि मोहनजोदड़ो से शिलाजीत का एक टुकड़ा मिला है जो एक प्रकार का औषधि है, आपको पता होगा। यह देखोगे लोगों के बलवर्धक औषधि बोले जाते हैं कि कमजोर व्यक्ति को इसको यूज करने के लिए दिया भी जाता है। हड़प्पावासी द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधन, मतलब यहाँ खेतों में पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए कौन सा साधन यूज किया जाता था, तो कुआं एवं नहर के द्वारा देखोगे यहाँ लोग सिंचाई करते थे। अफगानिस्तान के सुरतोधोई से नहरों के अवशेष मिले हैं। धौलावीरा गुजरात से ऐसे प्रमाण मिले हैं कि कृषि की सिंचाई हेतु जलाशय का उपयोग होता था और कुछ स्थलों से कुएं के द्वारा सिंचाई के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका लास्ट, ठीक है। और एक चीज हम बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोग जो है मोहर का यूज किया था, सेल खड़ी पत्थर से बनता था। यहाँ मोहर कुछ चीज छूट गया था जिसको हम पूरा कर देते हैं। सेल खड़ी पत्थर का मोहर भी यहाँ यूज किया गया था। सेल खड़ी पत्थर का मोहर यूज करता था ये लोग, ठीक है। अब आपको हम आगे बताते, देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन, यहाँ के नगर का जो है पतन कैसे हो गया, अंत कैसे हो गया, तो अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मानना है, लेकिन लगभग इतिहासकार का यह मानना है कि इस सभ्यता का जो अंत हुआ होगा उसका सबसे बड़ा कारण रहा है नदियों में बाढ़ होना, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पे देखिएगा, निश्चित साक्ष्यों के अभाव पर इस सभ्यता के अंत के लिए इतिहासकार ने अनुमान के द्वारा तर्क प्रस्तुत किए जिनका वर्णन इस प्रकार से है। पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, आर्यों का आक्रमण। बहुत से विद्वानों का यह मानना है कि आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता नष्ट हो गई होगी। बहुत सारे विद्वान यह भी मानते हैं कि यहाँ जो है बाहरी आर्य लोग आक्रमण किए थे जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हुआ होगा। कुछ व्यक्तियों के ऐसे कंकाल मिले हैं जिन पर आक्रमण होने के सबूत मिले हैं, मतलब उनके बॉडी पर क्या हथियारों के जो है निशान मिले हैं, उनके वार करने का निशान मिले हैं। इन कंकालों पर सेमेट्रीज R37, H12 तथा H1 से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतिम सेमेट्री H1 आर्यों की थी। अतः भूतत्व विज्ञान के आधार पर ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि आर्यों का इस सभ्यता पतन में अहम भूमिका होगी। आर्य लोग के भी देखोगे कुछ लोगों का हड्डियों का क्या मिला है, निशान मिला है, उनके अस्थि पंजर मिले, तो इससे ऐसा लगता है कि ये लोग इस सभ्यता में आए होंगे और इस सभ्यता में आक्रमण किए होंगे और यहाँ के लोगों को मार के इस सभ्यता का विनाश कर दिए होंगे। दूसरा, बाढ़। प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री साहनी का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण क्या था, बाढ़ था। इस समय संभवतः रावी एवं सिंधु नदी की प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होना अथवा बाढ़ होने से ऐसा हुआ होगा। मार्शल मैके और SR राव का देखोगे यह भी मत भी यही है, सेम मतलब देखोगे इन लोगों का भी कहना कि यस यही हुआ होगा। हो सकता है कि रावी और सिंधु नदी में अत्यधिक बाढ़ होने के कारण यह सभ्यता पूरी तरह से क्या हो गया होगा, तहस नहस हो गया होगा, डूब गया होगा। तीसरा पॉइंट है भूकंप। डेल्स, लेब्रिक तथा राइक्स नामक विद्वानों का मत है कि संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप के द्वारा इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। चौथा पॉइंट, संक्रामक रोग। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मलेरिया जैसे रोग के बड़े
पैमाने पर फैलने पर लोगों का स्वास्थ्य गिर जाने की संभावना व्यक्त की है। और कुछ ने तो देखोगे कंकालों की हड्डियों का अध्ययन कर मत व्यक्त किया है कि मलेरिया के कारण हड्डियों का ठीक ठाक विकास नहीं हो पाया था। और इतिहास में ऐसे प्रमाण मिले हैं जबकि पूरी की पूरी देखो बस्तियों को ऐसे रोगों ने अपने प्रभाव से उजाड़ दिया हो। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि बाढ़ के कारण मनुष्य और मवेशी क्या हुए होंगे, मर गए होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ एक संक्रामक रोग फैला था जिसके कारण बहुत सारे लोग मर गए। पांचवा पॉइंट है जलवायु में परिवर्तन। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। लेकिन रक्स, जूनियर, डायसन तथा फेयर सर्विस आदि जैसे विद्वानों का यह मत है कि कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके कारण हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुई होगी, नष्ट हुई होगी। तो ये सारे देखोगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के प्रमुख कारण क्या क्या है, इसके बारे में आप लिखें। आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी पूछ लिया जाता है। तो अब देखोगे यहां तक हम आपको जो बताए ये आप लोगों का टॉपिक था। इसके बाद आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन आंसर है। बाकी मैं आप सभी स्टूडेंट को अब बता दूं कि आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा वह एप्लीकेशन पे करवाया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट जो भी हमारे आर्ट्स के विद्यार्थी हैं इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर आप देखे होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो हम आपके लिए जो बातें किए हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो पॉइंट था, उन सभी चीज़ों को हमने एक एक करके क्लियर किया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही बेहतर लगा होगा। और आप सभी स्टूडेंट को अब यदि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर करना है तो यह क्वेश्चन आंसर आपको एप्लीकेशन पे करवाया जाएगा। एप्लीकेशन कौन सा है, योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाकर के। और आप सभी स्टूडेंट के लिए संघर्ष बैच लाया गया है और वहां पे आप सभी स्टूडेंट को सभी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से दिया जा रहा है। प्रत्येक क्लास का आपको पीपीटी दे दिया जाता है, ठीक है, पैनल पीडीएफ दे दिया जाता है। और जैसे ही क्लास एंड होगा A4 साइज आपको नोट्स दे दिया जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट करवा के आराम से रिवीजन कर सकते हो। वहां पे आपका वीडियो रिकॉर्ड करके पढ़ा हुआ है, जितना बार उतना बार आप उस क्लास को देख सकते हो। तो आप सभी स्टूडेंट को यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट का पॉजिटिव कमेंट हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का काम कर जाती है। और एक नए मनोबल के साथ आप लोगों के बीच फिर हम आएंगे, ठीक है, और एक नए उम्मीद, आशा और जोश के साथ। तो आप सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो लिंक को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे जो नए विद्यार्थी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलता रहे और आप सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर कर सकें योद्धा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो चलिए आप सभी स्टूडेंट से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद।